तो स्टार्ट करते हैं आज एक और मजेदार टॉपिक से, जो कि है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में जब हम देखते हैं कि भाई क्या है, तो हम देखते हैं कि भाई क्या है, एक हाईली स्पेसिफिक जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, जो कि एक हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के। जब अगर हम देखें कि भाई मोनोक्लोनल वो एंटीबॉडी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एक ही एंटीजन पे क्या करती हैं, अपना काम करती हैं। अगर हम देखें कि ट्रेडिशनली अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कैसे सिंथेसाइज किया जाता होगा, तो ऐसा देखा जाता है कि पहले हम एनिमल बॉडी का यूज किया करते थे। जैसे मान लीजिए हॉर्स है, हॉर्स का यूज किया। हॉर्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते थे, एंटीजन इंट्रोड्यूस करते थे। अब इस पर्टिकुलर एंटीजन के अंदर जो हॉर्स है वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। अब इन एंटीबॉडीज को क्या किया जाता था, यहाँ से आइसोलेट किया जाता था। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है, अगर मान लीजिए एंटीजन में हमने क्या लिया है, स्नेक लिया है। एंटीजन में हमने क्या ले लिया, मान लीजिए स्नेक वीनम ले लिया। अब स्नेक के थ्रू या स्नेक जो वीनम है या एंटीजन है, उसको क्या किया जाएगा, हॉर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब ये जो हॉर्स है, इसका जो सिस्टम है, इसके अगेंस्ट क्या क्रिएट करेगा, एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा। इस एंटीबॉडीज को क्या किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा। इसमें भी ये दिक्कत आती थी पहले हमें कि क्योंकि अब बॉडी है तो इसके अंदर मोनोक्लोनल तो होंगे नहीं, सारी कैसे होती हैं, पॉलीक्लोनल होती हैं। बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती हैं। अब उन सारी एंटीबॉडीज में से कौन से उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ एंटीजन से बनी है एंटीबॉडी, उसको आइसोलेट करना। तो ट्रेडिशनली काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। तो इस सब से ओवरकम करने के लिए बाद में फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का हम यूज करने लगे। तो करंटली जब हम देखते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि हाईली स्पेसिफिक होती है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन। अगर मान लीजिए हमें स्नेक वीनम की हमें कोई वैक्सीन लेनी है या एंटीबॉडीज हमें यूज करनी है, तो वो जो वैक्सीन होगी या एंटीबॉडीज होंगी वो पर्टिकुलर स्नेक वीनम पे ही काम करेंगी। जैसे कोविड के टाइम हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमने कोविड वैक्सीन यूज किए। तो जो कोविड वैक्सीन है उसका रोल क्या है, मोनोक्लोनल एक तरीके से है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोविड वाले एंटीजन पे ही क्या करेगी, काम करेगी। तो मोनोक्लोनल वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक या केवल एक पर्टिकुलर एंटीजन पर ही अपना क्या करती हैं, एक्शन करती है। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज हैं जो कि इन्वेंटेड या डिस्कवर की गई थी कोहलर और मेल्स्टीन के थ्रू 1975। 1984 में इनको नोबेल भी मिल चुका है मेडिसिन में, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि यहाँ तक पहुँचते हैं जिनको नोबेल भी मिलता है। तो इनका काफी योगदान रहा है। अगर हम देखें कि इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट किया था, इन्होंने किस टेक्निक का यूज किया था, जो कॉलर और माल्स्टीन है, इन्होंने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का क्या किया, यूज किया। अभी हम जो करंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं वो बनाते हैं बाय यूजिंग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज करके अभी हम क्या बनाते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं। अगर हम देखें कि भाई क्या होती है ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, अगर हम देखें कि भाई ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है क्या, तो क्या है, एक मेथड है, मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज। एक ऐसा मेथड है जो कि एक लार्ज नंबर में या लार्ज एक बल्क में हमें क्या प्रोवाइड करता है, आइडेंटिकल एंटीबॉडीज। अब एक दूसरे का आइडेंटिकल एंटीबॉडीज हैं तो हम क्या बुला रहे हैं, मोनोक्लोनल है। और आइडेंटिकल एंटीबॉडीज हैं तो पर्टिकुलर किसी एक ही एंटीजन पे क्या करेंगे, ये काम भी करेंगे। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वो मेथड है जिसमें जो एंटीबॉडीज हैं जो कि लार्ज नंबर में जो आइडेंटिकल एंटीबॉडीज है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो क्या की जाती हैं, फॉर्म की जाती हैं, बनाई जाती हैं। अगर हम ये देखें कि भाई किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं वो कैसे बनती हैं, तो यहाँ पर अगर देखें कि मान लीजिए हम कोई एंटीजन ले लेते हैं और इस एंटीजन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी माइस के अंदर। अब माइस के अंदर जो प्रेजेंट सिस्टम है, मतलब जो बी लिम्फोसाइड इसके अंदर जो मौजूद रहेंगे, अब ये जो बी लिम्फोसाइड हैं, ये क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो माइस के अंदर मौजूद हैं, ये इस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट अपने अंदर क्या डेवलप करेंगे, एंटीबॉडीज। अब इन एंटीबॉडीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये समझना है कि भाई हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इसमें हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दो सेल लेते हैं
और दोनों सेलों का फ्यूजन करवाते हैं। तो एक हम सेल लेते हैं जिसे हम बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। एक हमने सेल जो लिया वो बी लिम्फोसाइट सेल है। और जो दूसरा सेल हम लेते हैं वो लेते हैं माइलोमा सेल। जो दूसरा सेल है वो हमने लिया है माइलोमा सेल। अब माइलोमा जो सेल होता है जो कि कैंसरियस प्रॉपर्टी रखता है। कैसी प्रॉपर्टी रखेगा ये जो माइलोमा सेल है, जो कि कैंसरियस प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। लेकिन हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक पावर होती है रैपिड डिवीजन वाली। क्योंकि हमें अगर आइडेंटिकल मोनोक्लोनल अगर हमें लार्ज नंबर में चाहिए तो हमें कोई ऐसा सेल चाहिए जिसका जो रैपिड डिवीजन है वो काफी फास्ट हो। अब कैंसरियस सेल के अंदर वो पावर पाई जाती है जिनमें कि डिवीजन रेट होता है वो काफी फास्ट होता है। वही अगर हम देखें कि हमने दो सेल लिए, अगर हाइब्रिडोमा सेल हमें बनाना है तो उसके लिए हमें दो सेल का फ्यूजन चाहिए। एक हमने जो बी सेल लिया है जो कि मॉर्टल इन नेचर है, वही माइलोमा सेल लिया कैंसरस सेल जो कि मॉर्टल सेल होते हैं, जो कि इनके अंदर रैपिड डिवीजन पाई जाती है। हम इसको क्या करते हैं, एच मीडियम में, हम ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद इन दोनों को हम करते हैं फ्यूजन। हम क्या करते हैं, इन दोनों का फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करके हम एच मीडियम में ग्रो इनको करते हैं। जो फ्यूज हुआ जो सेल है जो हमें मिला है जिसको हम क्या बुलाते हैं, हाइब्रिडोमा सेल। जो इन दोनों के फ्यूजन से जो भी सेल हमें मिला है जिसको हम क्या बुलाते हैं, हाइब्रिडोमा सेल हम बोलते हैं। तो हाइब्रिडोमा सेल हमने कैसे बनाया, जिसमें बी सेल और माइलोमा सेल का हमने फ्यूजन करवाया। और फ्यूजन करवाने के बाद इस हाइब्रिडोमा सेल को मैचेटी मीडियम में रखेंगे, ग्रोथ होगी फिर आगे, और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है वो आगे बनती है। अगर हम देखें कि भाई ये जो हाइब्रिडोमा सेल है इसका नेचर कैसा रहेगा। अब ये जो हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल है जो कि फ्यूजन से बना है, इसमें दो फ्यूजन किए थे हमने, एक तो बी सेल और दूसरा माइलोमा सेल। एक बी सेल और दूसरा माइलोमा सेल। हाइब्रिडोमा सेल जिसमें कि प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी इसकी, ए बी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट, और रैपिड डिवीजन माइलोमा सेल। इन दोनों का क्या है, फ्यूजन है। जो कि क्या बना लिया है हमने इस फ्यूजन के साथ, हाइब्रिडोमा सेल बना लिया है। इस हाइब्रिडोमा सेल का ही यूज करते हैं हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब ये जो हाइब्रिडोमा सेल है जो कि हमने फ्यूजन से बनाया है, इस हाइब्रिडोमा सेल को हम कल्चर करते हैं। क्योंकि अब इस हाइब्रिडोमा सेल को हमें क्या करना है, ग्रो करना है। अगर हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनानी है जो कि आइडेंटिकल होंगी, उनको बनाने के लिए इस हाइब्रिडोमा सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। कल्चर करने के दो फायदे हैं। एक, यहाँ से हमें ग्रो भी होगी इस सेल की। दूसरा, हमें ये भी पता चलेगा कल्चर करने से कि इस हाइब्रिडोमा सेल में इन दोनों सेल्स का मतलब बी सेल का और माइलोमा सेल का इनका फ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ। तो हम कल्चर करते हैं, और कल्चर किस में करते हैं, HAT मीडियम, हाइपोजेंथिन एमिनोटेरिन थाइमिडिन। हम इसमें क्या करते हैं, इसका कल्चर करते हैं। अब कल्चर में हमें ये कैसे पता चलिए कल्चर कर रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया भाई कल्चर में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनमें फ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये हमें पता चलेगा किससे, अमीनोटायरिन से। क्योंकि इसका जो नेचर है वो एक तरीके का टॉक्सिन है। क्या है ये, टॉक्सिन है। टॉक्सिन है इसमें। जो माइलोमा सेल है, जो माइलोमा सेल हैं, इस कल्चर में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस कल्चर में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर माइलोमा सेल का फ्यूजन नहीं हुआ। अगर सेल नॉन हाइब्रिड है, मतलब कि माइलोमा सेल का फ्यूजन भी लिम्फोसाइट के साथ नहीं हुआ, तो सेल कैसा रहेगा, नॉन हाइब्रिड रहेगा। और नॉन हाइब्रिड सेल एमिनोटेरिन मीडियम में क्या हो जाता है, मर जाता है। तो माइलोमा सेल क्या हो जाएगा, इस मीडियम में मर जाएगा। लेकिन अगर हाइब्रिडोमा सेल है, अगर क्या है, हाइब्रिडोमा सेल है, अगर मान लीजिए फ्यूजन हुआ है, तो फ्यूजन हुआ है तो क्या बनेगा, हाइब्रिडोमा सेल बनेगा। हाइब्रिडोमा सेल HAT मीडियम में क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो कल्चर करने से हमें दो चीजें क्लियर हो रही हैं। एक, कि इनका फ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ, और दूसरा, ये ग्रो तो करेगा ही। तो ये इसका नेचर टॉक्सिन है जिसमें माइलोमा सेल क्या नहीं करते, ग्रो नहीं करते। तो अगर माइलोमा सेल का फ्यूजन नहीं हुआ तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएंगे, इसको ये इन सेल को खत्म कर देगा। और तो सेल कैसा रहेगा, नॉन हाइब्रिड रहेगा। और नॉन हाइब्रिड सेल इस मीडियम में ग्रो नहीं करते। अगर फ्यूजन हुआ है, मान लीजिए हाइब्रिडोमा सेल बने हैं फ्यूजन के साथ, तो उस कंडीशन पे इस HAT मीडियम पे जो हाइब्रिडोमा सेल है वो क्या करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे। जब हाइब्रिडोमा सेल को हमने HAT मीडियम में कल्चर करवाया,
तो कल्चर करवाने के बाद हमें क्या मिले, बहुत सारे मोनोक्लोन मिले, बहुत सारे हमें क्या मिले, मोनोक्लोन मिले। और ये जो मोनोक्लोन हैं इनको हम क्या कर लेंगे, फिर आइसोलेट कर लेंगे, जो कि क्या बनाएंगे, मोनोक्लोनल, क्या बनाएंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे, एकदम आइडेंटिकल, यहाँ पर क्या मिलेंगे, एकदम आइडेंटिकल एंटीबॉडीज हमें क्या होंगी, मिलेंगी। फिर हम इनको क्या करेंगे, हम इनको आइसोलेट कर लेंगे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, क्या है इनका प्रोसीजर, ये यहाँ से एक बार और हम समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि किसी पर्टिकुलर एक एंटीजन के अगेंस्ट क्या करते हैं, अपना रिएक्शन शो करते हैं। पॉलीक्लोनल वो होते हैं जो एक से ज्यादा एंटीजन पे क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे हमारे अंदर हम देखें कि बहुत सारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो कि पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के या इंडिविजुअल एंटीजन पे क्या करते हैं, काम करते हैं। वही हम देखें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने में करंट में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। हाइब्रिडोमा सेल हमने कैसे बनाया, ये भी हमें पता होना चाहिए, जो कि फ्यूजन होता है बी लिम्फोसाइट और माइलोमा सेल का। तो ये टॉपिक क्लियर होगा तुम्हें, बहुत सारे हमें मोनोक्लोन मिल जाते हैं यहाँ पर, और इनको हम क्या करेंगे, फिर अपने लिए यूज करेंगे, फिर पर्टिकुलर अलग अलग एंटीजन के लिए। अगर हम इनके यूज देखें, भाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का क्या यूज हो सकता है, इनको बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें। तो इनकी जरूरत क्या है, जैसे ये यूज हो सकते हैं, यूज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ये डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। और जैसे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट में होने वाले जो रिजेक्शन है उसको भी रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक मेन जो कि है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो इन सब चीजों में हम इनका क्या कर सकते हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे डिजीज डिजीज के डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट में, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बायोटेक के एप्लीकेशन में जब हम देखते हैं तो वो है ट्रांसजेनिक एनिमल। जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल को देखते हैं तो एक ऐसे एनिमल जिनको जेनेटिकली क्या किया है, हमने मॉडिफाई किया है। एक ऐसे एनिमल जिनको हमने जेनेटिकली क्या किया है, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, कि वो एनिमल जिनको या जिनका जीनोम हमने क्या किया है, पूरी तरह से मैनिपुलेट किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, इनका जो जीनोम है वो पूरी तरह से हमने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करने के बाद हम अपनी जरूरत की चीजों के लिए इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल की एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, एनिमल डेट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड। कैसे होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई होते हैं, कि इनका जीनोम क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई होते हैं फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस, अपने जितने भी हमारे जो पर्पज है उनके हिसाब से इनका जो जीनोम है हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। किस लिए कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, वेराइटी ऑफ पर्पज, पर्पज इंक्लूडिंग प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, एनहेंसिंग यील्ड, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। हम अपने हिसाब से किसी भी एनिमल के जीन को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमने प्रिंसिपल में बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं, कि कैसे किसी डीएनए चेन को मॉडिफाई किया जाता है, कैसे कट किया जाता है थ्रू रेस्ट्रिक्शन इंड्यू न्यूक्लियस एंजाइम, कैसे उसे मॉलिक्यूलर ग्लू के थ्रू या डीएनए लाइगेज के थ्रू उसे जोड़ा जाता है, कैसे फिर उसे वेक्टर के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर रखा जाता है, फिर होस्ट के अंदर उसे ग्रोथ करने के लिए हम उसे रखते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल को देखें कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से हैं, जैसे ट्रांसजेनिक रैट है, रैबिट है, पिग्स हैं, काव है एंड फिश है। अगर हम देखें कि नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 90% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जो मोस्ट कॉमनली जो हमने किए हैं वो है माइस। कौन से हैं, जो कि हैं माइस। इनको सबसे ज्यादा अभी हम यूज किया जाता है, माइस का सबसे ज्यादा यूज, जैसे वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में इनका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर हम बेनिफिट देखें कि भाई ये ट्रांसजेनिक एनिमल चलिए हमने बना तो लिए, लेकिन हमारे लिए इनका फायदा क्या है, हमने इनको क्यों बनाया है। तो अगर देखें तो बेनिफिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर बेनिफिट देखें तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट।
अब नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ये क्या है भाई? अगर हम देखें कि अगर किसी भी जीन की अगर हमें स्टडी करनी है, या हमारे पास अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा जीन है जो कि हमारे लिए अननोन है, अगर उसके बारे में हमें जानना है, कोई ऐसा जीन है जो कि अननोन है, उसके बारे में अगर हमें जानना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? उस जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में, और उस जीन की रेगुलेशन और उसके इफेक्ट क्या क्या है बॉडी पर, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में इनका यूज है, जैसे अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे इफेक्ट, कैसे इसका रेगुलेशन है और क्या इसके इफेक्ट हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर अननोन जीन या किसी जीन के बारे में अगर हमें जानना है तो। सेकंड बेनिफिट की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज की स्टडी में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, स्टडी ऑफ डिजीज में जो ट्रांसजेनिक एनिमल का, नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर किसी डिजीज के बारे में जानना है कि या कोई जीन कैसे जेनेटिकली, या कैसे कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कैसे एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रीब्यूट करता है किसी डिजीज को डेवलप करने के लिए या बॉडी में क्रिएट करने के लिए। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट ऑफ मैनी ह्यूमन डिजीज, बहुत सारे ह्यूमन डिजीज की स्टडी हमने इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू या ट्रांसजेनिक मॉडल के थ्रू हमने की है, जिसमें कैंसर सेल्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये सब सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं क्यों? जब हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अच्छा जी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में भी जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनका यूज किया जा रहा है। अब देखिए कैसे किया जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट हैं उनको भी हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि जो एनिमल हैं उनमें क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, जेनेटिकली हम क्या कर रहे हैं, उनमें चेंज कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय, कैसे क्रिएट करते होंगे, तो हम इनके अंदर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, पोर्शन ऑफ डीएनए। किसी भी अगर हमें यूजफुल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट डिजायर है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी एनिमल्स के अंदर, और उसके थ्रू हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूस ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कैसे ये यूजफुल हैं। तो एक ह्यूमन प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को बोलते हैं अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। क्या है, एक ह्यूमन प्रोटीन होती है जैसे जो कि है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। क्या है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन। अब ये जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो हमारे पास प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन है, जो कि ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, जो कि एम्फीसेमा। एम्फीसेमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। एम्फीसेमा एक कैसी डिजीज है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। अब एम्फीसेमा में होता क्या है कि जो अल्वियोलाई हैं, अब ये जो अल्वियोलाई हैं इनका जो साइज है, डेंसिटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एम्फीसेमा जो कि कॉज होता है किसके थ्रू, स्मोकिंग के थ्रू। एम्फीसेमा किसके थ्रू कॉज हो रहा है, स्मोकिंग के थ्रू क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है। तो स्मोकिंग की वजह से जो अल्वुलर सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन का ठीक तरीके से ट्रांसमिशन नहीं कर पाते, एक्सचेंज नहीं कर पाते, जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बनती रहती है, और इसमें जो मेन कॉज रहता है वो कफिंग रहती है। कफिंग, एम्फीसेमा से बहुत सारे लोग हर साल मरते भी हैं, स्मोकिंग की वजह से डिजीज होती है, जिसमें जो अल्वुलर सेल है वो या लंग जो सेल है वो अफेक्टेड होते हैं। अब एम्फीसेमा से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, जो कि एक ह्यूमन प्रोटीन है। अगर हम देखें कि ये जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है ये काम कैसे करती है,
ये जो अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है, यहाँ पर अगर हम देखें ये कैसे काम करती है, तो इसका जो मेन काम है, जो इस प्रोटीन का जो मेन काम है, ये करते क्या है। एक ये एक एंजाइम होता है जो कि है प्रोटीएज। ये प्रोटीएज इनहिबिटर है। अब प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के सिंथेसिस को, ये जो प्रोटीएज एंजाइम है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या करता है, ब्लॉक कर पाता है, जिससे स्मोकिंग की वजह से डेड हुए जो सेल हैं वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाते, किसमें, एम्फीसेमा में, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत भी होती है। तो ये क्या है कि एक प्रोटीएज इनहिबिटर है, जो एंटीट्रिप्सिन है, जो कि एम्फीसेमा को यूज किया जा रहा है ठीक करने के लिए, तो एक प्रोटीएज इनहिबिटर है। और स्मोकिंग की वजह से जो प्रोटीएज एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हुआ तो वहां पर जो अल्वियोलर सेल है वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो डिवीजन रुक जाता है, तो जो सेल डैमेज हो जाते हैं वो दोबारा रिपेयर वहां पर नहीं होते। इस वजह से एम्फीसेमा हो जाता है। तो ये जो प्रोटीन है जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर है, अब जैसे ही प्रोटीएज इनहिबिटर होगा तो ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस रुका है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से होने लगेगा, और कुछ हद तक हमें एम्फीसेमा से ठीक होने में क्या करेगा, मदद करेगा। ये करता क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जो एंटीट्रिप्सिन है जो कि प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, ये टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। इससे ये प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को अगेंस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कैसे प्रोटेक्ट करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक जो डाइजेशन होता है उससे हमें जो एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है वो प्रोटेक्ट करने का क्या करती है, काम करती है। तो प्रोटेक्ट टिश्यू अगेंस्ट एंजाइमेटिक डाइजेशन बाय न्यूट्रोफिल्स इलास्टेज। इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी से हमें क्या करती है, बचाने का काम करती है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसेमा। ये तुम्हें क्लियर होगा। Similar attempts are being made for treatment of PKU. PKU, फेनाइल कीटोनुरिया, जेनेटिक में आता है ये, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन डिजीज से भी हम ऐसे ही करके क्या कर सकते हैं, हम इन डिजीज को भी ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स। इसी का अगर सेकंड एग्जांपल भी देखें, 1997, 1997 में जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ जिसका नाम था रोजी, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ बनाई गई थी 1997 में, जिसका नाम था रोजी, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो बहुत जरूरी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो रोजी है, इसका जो रोजी है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। एक ऐसा मिल्क प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो ह्यूमन बेबीज हैं या जो चाइल्ड है उसके ग्रोथ के लिए। ये जो ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है। अगर हम देखें कि इन ये जो मिल्क बनाते हैं, द मिल्क कंटेन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। ये क्या इसके अंदर पाया जा रहा है, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, एंड वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस। तो हमने इस काव के अंदर कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस किए होंगे जो कि इसके अंदर से जो मिल्क का एजेकुलेशन हो रहा है, इस मिल्क के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन का कंटेंट हमने बढ़ा दिया जो कि ह्यूमन बेबी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो मिल्क के अंदर कंटेंट है अल्फा लैक्टोएल्बुमाइन, जो कि जो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस है। अब मोर बैलेंस है, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट ह्यूमन बेबीज डेट नेचुरली काउ मिल्क। अब ये हमें नेचुरली कहाँ से मिल रहा है, काउ मिल्क के अंदर से। अगर हम देखें कि हमारे पास जो अल्फा लैक्टो लैक्ट एल्बुमाइन है हमारे पास, अगर इसके हम प्रॉपर्टी देखें कैसे हेल्प करता है, तो इसका जो डाइजेशन है, इसका जो डाइजेशन है वो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। वही हम अगर देखें कि ये क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है एक चीज और, ये प्रिवेंट करता है इकोलाई। इकोलाई का जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बच्चों में डायरिया जैसी दिक्कत होती है, तो इकोलाई जो डायरिया है उसको भी प्रिवेंट करता है।
और एक तीसरा इफेक्ट हम देख सकते हैं कि ये प्रोवाइड एक वेल बैलेंस, क्या प्रोवाइड करता है, एक वेल बैलेंस्ड सप्लाई, एक वेल बैलेंस सप्लाई ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड, एक बहुत अच्छी बैलेंस सप्लाई करता है अमाइनो एसिड की। लेकिन अमाइनो एसिड की जो सप्लाई है वो किसमें कर रहा है, इसेंशियल अमाइनो एसिड टू ग्रो या ग्रोइंग इन्फेंट्स, बच्चों की एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो इसेंशियल जो बैलेंस अमाइनो एसिड होते हैं इनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो दो एग्जांपल हमें ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए याद भी होने चाहिए, ये रोजी पूछा जा सकता है, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस कैसे है। वही अगर फिफ्थ अगर बेनिफिट देखें, इसका फोर्थ बेनिफिट अगर हम देखें, वो है वैक्सीन सेफ्टी। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर ईयर सबसे ज्यादा जो मारे जाते हैं जो कि वैक्सीन या केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में मारे जाते हैं। वैक्सीन सेफ्टी की अगर हम बात करें, एक वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए जो पर्याप्त टाइम लगता है वो 5 से 10 साल है, क्योंकि बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल होता है और इसके जो फेज है वो 3 से 4 फेज होते हैं, जो लगभग 1 साल तक जो फर्स्ट फेज ही इसका चलता है। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में किसी कंपनी के थ्रू नहीं आ रही है, तो उसके बहुत सारे क्या किया जाएगा, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे सेफ्टी पर्पस के लिए। अब इन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो यूज किए जाते हैं वो क्या यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या यूज किए जा रहे हैं, यूज किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं बिफोर दे आर यूज फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के यूज करने से पहले किसी भी ड्रग वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होता है, और क्लिनिकल ट्रायल में जो एनिमल यूज किए जाते हैं जो कि हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे मोस्ट कॉमनली माइस यूज किए जाते हैं, माइस या रैट। ठीक है। वहीं अगर हम फिफ्थ देखें इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, तो हमें हमारे पास केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, किसी पर्टिकुलर केमिकल की अगर हमें टेस्टिंग करनी है कि ये ह्यूमन के लिए कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दे रहा, तो उसकी टेस्टिंग हम भी, या उसकी भी टेस्ट हम किस पर करते हैं, तो उसकी भी टेस्टिंग हम ट्रांसजेनिक एनिमल पर करते हैं। किस पर कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल पर। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज टॉक्सिसिटी ऑब्लिक सेफ्टी टेस्टिंग, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल हो जो ह्यूमंस के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है, तो उस केमिकल को सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल पर, देन फिर उसे क्या किया जाएगा, कॉमर्शलाइज किया जाएगा। तो बहुत सारे एक को अलग अलग बेनिफिट्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के पीछे। इनको हम जगह जगह अपने फायदे के लिए या बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, जैसे हमने देखा अल्फा एंटीट्रिप्सिन बना फॉर्म के लिए, जैसे रोजी काऊ के मिल्क में लैक्ट एल्बुमाइन होती है, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, डिजीज स्टडी के लिए, या हम कहें कि नॉर्मली किसी पर्टिकुलर जीन के इफेक्ट और जीन के रेगुलेशन को मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल का हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल में से हमें कुछ एग्जांपल भी याद होने चाहिए, जैसे ट्रांसजेनिक रैट है, रैबिट है, पिग है, काव है और फिश है। काव वाला क्वेश्चन बन सकता है, रोजी काव, इसके मिल्क में ध्यान रखिएगा अल्फा लैक्टोएल्बुमाइन। और जो 90%, अगर देखें ऑल थ्रू ओवर 90% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। कौन से हैं, माइस, ध्यान रखिएगा। तो ये दो टॉपिक आज क्लियर होंगे।